हाय। 10th अक्टूबर को सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीलिम्स 2021 है। तो इस पूरे महीने सितंबर 2021 को नेक्स्ट 30 डेज हम 30 क्विज देखने वाले हैं। ये क्विज के जो वीडियोस हैं ये प्री रिकॉर्डेड है, बट इसको हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, प्रीमियर करेंगे एट 9 PM शार्प। तो नेक्स्ट 30 डेज में ये 9 PM पे विल हैव दिस 30 क्विज एवरी डे, और इस ड्यूरेशन में विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस साइमल्टेनियसली। ओके, तो इस सेशन में पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। 25 MCQs होंगे। 25 मिनट्स में विल ट्राई टू सॉल्व 30 मिनट्स इन जनरल, सो दैट जो रियल एग्जाम है उसमें 120 मिनट्स में हमें 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। ओके, सो इस 30 क्विज के सेशन में विल गेट सम अराउंड 750 क्वालिटी MCQs, और इसके बाद फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ इन 3 दिनों पे हम 3 फुल लेंथ टेस्ट भी देखेंगे। ओके, वन मोर थिंग, इस पूरे ड्यूरेशन में विल हैव दिस प्रोविजन कि आई विल ट्राई टू give my time to you so that we can have this one-on-one conversations. If you have any difficulty, you want to ask anything, we'll have this one-on-one conversation so that study और ज़्यादा streamline हो पाए। Okay, now ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है ना, प्रीलिम्स का एग्जाम में आपने साल भर अच्छे से पढ़ा है। अब जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है परफॉर्मेंस, कि जो स्टडी किया है वो रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए आपके परफॉर्मेंस में। ओके, प्रीलिम्स में जो इस टाइप के सवाल आ रहे हैं आजकल, उसमें इन जनरल क्विक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। जल्दी जल्दी पढ़ना आना चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन आना चाहिए, वरना स्टूडेंट्स को क्या होता है, आंसर आता है बट समझ में ही नहीं आता कि पूछा क्या गया है। सो कॉम्प्रीहेंशन एंड क्विक रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कॉन्सेंट्रेशन। यूजुअली स्टूडेंट्स फर्स्ट 1 आवर 1.5 आवर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट एक हाफ आवर का स्पेल ऐसा होता है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता और बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को इस 30 सेशंस में हम ट्राई करेंगे एड्रेस करना। ओके, सो विल गेट टू नो द थीम ऑफ दिस एग्जामिनेशन, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हाई यील्डिंग टॉपिक्स कौन से हैं, आई विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस देम टू यू, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, और कुछ यूपीएससी स्पेसिफिक वोकेबुलरी है वो मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा कि इस वर्ड का यूपीएससी क्या मीनिंग समझती है, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेशन कैसे होता है, अनफोर्स्ड एरर होता है, जैसे नॉट पूछा है बट आपने नॉट नहीं देखा। ये सब चीज़ें जो है ना वो हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। डिसिप्लिन और रेगुलरिटी एवरी डे विल ट्राई टू सॉल्व, तो ये भी फैक्टर इन हो जाएगा। एट द सेम टाइम प्रीलिम्स में मेरा काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड, तो आई विल ट्राई टू शेयर माई लर्निंग्स, और जो एक्सपीरियंस और लेसन्स है आई विल ट्राई टू शेयर इट विद यू। ओके, सो ये अपना स्कोप ऑफ डिस्कशन रहेगा। ऑल राइट, तो आज 10th अक्टूबर के लिए डे 1 है दिस फर्स्ट क्विज सेट का। ऑल राइट, सो लेट अस बिगिन। पहला सवाल पॉलिटी का है। सवाल जब भी आएगा उसको बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, एक एक शब्द को देखना है कि पूछा क्या गया है। राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन, राज्यसभा लोकसभा, और यहाँ पे क्या पूछा है, इक्वल पावर्स, राज्यसभा की लोकसभा की इक्वल पावर्स। पहला, द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। दूसरा, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट। फोर्थ, मेकिंग कट मोशंस। तो हमें यह बताना है राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा, इनमें से किस में इक्वल है। तो पहला जो पॉइंट है ये तो आर्टिकल 312 है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज तो एक्सक्लूसिव राज्यसभा का होता है, तो इक्वल तो नहीं हुआ, तो दिस ऑप्शन इज गॉन। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, तो यस, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है, तो दिस कुड बी द आंसर। द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, अब हमें यह पता है जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो एक्सक्लूसिवली लोकसभा के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो राज्यसभा नहीं है, तो रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट के लिए राज्यसभा इज लेसर देन लोकसभा। कट मोशंस में भी फाइनेंस आ जाता है, और जहां मनी मैटर है वहां लोकसभा ज्यादा डोमिनेट करता है, तो ये भी नहीं होगा। अब सी, कई बार क्या होता है कि हमको पहले ऑप्शन दूसरे ऑप्शन में ही लगता है कि यही सही है, हम उसको मार्क कर देते हैं, आगे पढ़ते नहीं है। तो मेक दिस हैबिट, पूरा प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ना है
और सारे ऑप्शंस जो दिए हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये बड़ा कॉमन सा चीज है बट ये गलती होती है, सो कीप दिस इन माइंड। ओके, सो द राइट आंसर हियर इज टेल, राइट आंसर इज बी। ओके, सो द राइट आंसर इज बी, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, दोनों इक्वल है। ऑल राइट, शुरू में हम थोड़ा इजी चलते हैं, फिर धीरे धीरे हम इसका लेवल अप करेंगे। ऑल राइट, which one of the following categories of fundamental rights incorporated against untouchability as a form of discrimination? तो यहाँ क्या पूछा है, फंडामेंटल राइट। ये जो सेक्शन है ना, इससे हर साल सवाल आया है। पॉलिटी से सवाल पूछना है मतलब फंडामेंटल राइट से सवाल आएगा। तो फंडामेंटल राइट्स में अनटचेबिलिटी किस सेक्शन में है? अब यहाँ कैटेगरी पूछा है। अब हमें पता है आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 तो यहाँ डायरेक्ट पूछा नहीं है, यहाँ पूछा है वो किस कैटेगरी का आर्टिकल है। तो वो जो कैटेगरी है वो राइट टू इक्वालिटी है। एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, फ्रीडम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी नहीं है, दिस इज इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। सो द राइट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट, इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पॉलिटी में कुछ पार्ट स्टैटिक का आता है, कुछ आता है उन लॉज का, बिल्स का, रूल्स का, एक्ट्स का जो रिसेंटली अभी न्यूज में है। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, इसमें क्या कंटेन होता है? क्विक रीडिंग, पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट्स एंड एक्टिविटीज, पनिशमेंट फॉर एक्ट्स थ्रेटनिंग इंडियाज सिक्योरिटी इंक्लूडिंग इट्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी। थर्ड, प्रोविजन टू प्रिवेंट द यूज ऑफ फंड्स फॉर टेररिस्ट पर्पजेज इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग। अब जब ये ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं ना, इसमें ना रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाहिए कि जो यूएपीए है वो इस चीज से हमें नहीं बचाएगा। तो क्या ये कॉमन सेंस है कि यूएपीए जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज से हमें नहीं बचाएगा? ऐसा तो होगा नहीं, मतलब दिस हैज टू बी करेक्ट। यूएपीए नहीं बचाएगा थ्रेटनिंग इंडिया सिक्योरिटी से, ऐसा होगा क्या? इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी, बिकॉज टेररिज्म में फाइनेंस भी इन्वॉल्व होता है। तो क्या वो इसको कवर नहीं करेगा? करेगा, कॉमन सेंस करेगा। ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। थर्ड, प्रोविजन टू प्रिवेंट द यूज ऑफ फंड्स फॉर टेररिस्ट पर्पस। जो एफएटीएफ है ना, एफएटीएफ क्या करता है? मनी लॉन्ड्रिंग फॉर दिस टेररिज्म। तो यूएपीए क्यों इस बात का एक्सेप्शन लेगा? बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो बाय कॉमन लॉजिक दिस शुड बी ट्रू, दिस शुड बी ट्रू, दिस शुड बी ट्रू। सो द राइट आंसर इज डी। तो मेनी अ टाइम्स आई वांटेड टू टेल यू कि मेनी अ टाइम्स जैसे सवाल आते हैं ना, पहली नजर में आपको लगेगा कि यूएपीए तो आता ही नहीं है हमें, तो आप स्किप मत करो, फिर भी आप अटेम्प्ट करो, एक बार पढ़ो, कहीं ना कहीं आपको कुछ क्लूज मिलेंगे जिससे आप राइट आंसर पे पहुंच पाओगे। ओके, तो फर्स्ट इंस्टेंस में कभी भी गिव अप नहीं करना है। क्वेश्चन कई बार देखने में डिफिकल्ट लगते हैं बट उसका आंसर इजीली आ जाता है, और इन दी एंड मैटर क्या करता है? सही ऑप्शन को टिक करना। सो दिस इज द आंसर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ अ वेलफेयर स्टेट? अब जैसे ये सवाल आते हैं ना, ये सवाल आप तब बहुत अच्छे से कर सकते हो जब आपने एनसीईआरटी पढ़ा है। आपको आर्टिकल्स तो रटे हुए हैं बट उस आर्टिकल का बैकग्राउंड पता है आपको कि ये आया तो क्यों आया। तो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, ये सवाल और आगे वाला भी मिलता जुलता है। तो वेलफेयर स्टेट है ना, वो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है आर्टिकल 36 में, 38 में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में वेलफेयर का नाम लिखा हुआ है, वेलफेयर स्टेट। तो दैट इज वाई डीपीएसपी से ये डिराइव हुआ है। अब मैं जो आपको बता रहा था वो इस चीज में इम्प्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल होगा कि वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोसाइटी में अगर इक्वालिटी है तो क्या चीज नहीं होगी? इन दी एब्सेंस ऑफ। ये अगर आपने एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ा है ना, तो उसमें क्लियर कट लाइंस लिखी हुई है। इक्वालिटी, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी आया तो क्यों आया? ओके, प्रिविलेज, रिस्ट्रेंट्स, कंपटीशन, आइडियोलॉजी। अब सी हम इसको फॉलो करते हैं। ये एक नेगेटिव टर्म है, इक्वालिटी इसलिए लाए हैं, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट हो जाएगा। नो, कंपटीशन, हम कंपटीशन को कभी भी डिस्करेज नहीं करते। इवन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना रखा है, तो एब्सेंस ऑफ कंपटीशन तो हम सोचेंगे भी नहीं। आइडियोलॉजी भी हम ऐसा सच कोई प्रमोट करते नहीं है, दिस इज नॉट अवर कैरेक्टर। तो प्रिविलेजेस, जैसे प्रिवी पर्सेस भी बाद में हटेगा। प्रिविलेजेस, दिस इज अबाउट कि सोसाइटी में किसी के पास कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं है, एवरीबडी इज इक्वल, दिस इज द इथोस। ऑलराइट, तो इस टाइप के कुछ सवाल आएंगे आपके पॉलिटी में। तो आप बताओ इन 5 में से कितने करेक्ट हुए आपके? ओके, सो दिस वुड बी द वे। इस तरीके से हम अब ज्योग्राफी देखते हैं। ओके, अब ज्योग्राफी में जैसे ये सवाल है, इस टाइप का सवाल हर साल आया है।
आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो ये मैपिंग का सवाल है और मैपिंग में आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा मैच है, इस टाइप से। ओके, तो जैसे मैकोंग है, मैकोंग क्या फ्लो होती है अंडमान सी में। रिवर जो होता है ना, रिवर का एक तो ओरिजिन होता है, फिर एक जो होता है जहाँ पे वो सी में मिलती है। ओके, तो यहाँ बताना है फ्लोज इनटू, किस सी में वो रिवर जाके मिल रही है। मैकोंग, मैकोंग क्या अंडमान सी में। अब हमें ये तो पता है ये अंडमान निकोबार है, यहाँ म्यांमार है, बट मैकोंग रिवर तो कहीं वियतनाम तरफ जा रही थी, तो अंडमान सी तो पॉसिबल ही नहीं है। अब जैसे ही आपने देखा अंडमान सी नहीं है, क्रॉस इट, वन क्रॉस हुआ मतलब ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, आपका काम आसान हो गया। अब आपको ये 100% कन्फर्म है कि 3 तो करेक्ट है, बिकॉज 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो वर्क इजी हो गया। तो इस तरीके से ना साइमल्टेनियसली एलिमिनेट भी करते जाना चाहिए पैरेलली, कि ये गलत है, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, तो 3 ओनली होगा या 3 एंड 4 होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। थीम्स की बात करते हैं। थीम्स को यूके की गंगा बोलते हैं। थीम्स आयरिश सी में जा रही है। अब देखिए ये यूके है, यहाँ पे आयरलैंड है, तो थीम्स तो इस साइड है, लंदन बिकॉज यहाँ पर है, तो थीम्स आयरिश सी में नहीं जाएगी, ये जाएगी नॉर्थ सी वगैरह, इधर कहीं होना चाहिए। ओके, रफली वी नो, तो ये भी गलत है। ओके, तो वैसे भी ये हमें एलिमिनेट हो ही गया था बिकॉज हमने ये दोनों एलिमिनेट कर दिए थे। अब जो नेक्स्ट है दैट इज वोल्गा। वोल्गा करेक्ट है बिकॉज 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। कैस्पियन सी इज ट्रू। जाम्बेजी रिवर है, जैसे जिम्बाब्वे देखा ना, ये अफ्रीका है, यहाँ जाम्बेजी रिवर है, तो ये जाम्बेजी रिवर इस साइड आती है, तो दिस इज इंडियन ओशन, तो दिस इज ट्रू। सो द राइट आंसर हियर इज, द राइट आंसर इज दिस इज सी। सी हम स्पीड में इसलिए चल रहे हैं बिकॉज यू नो वैसे 2 घंटे मिलते हैं, बाकी जो पेपर होता है ना वो यूजुअली 1 आवर में ही ऑलमोस्ट आपका हो जाता है। इसमें टाइम का इतना रिस्ट्रेन होता नहीं है, टाइम की कमी होती नहीं है। 1 आवर में इधर यू विल गेट दी आंसर्स, या फिर नहीं बनता तो नहीं बनता, तो स्पीड से हमें देखना है। ओके, दिस इज 3 एंड 4, 3 एंड 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। ये भी फेवरेट टॉपिक है, वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क। सर्टेन एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स आर रेगुलेटेड इन सेंचुरीज एंड आर प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क। मतलब लाइव स्टॉक्स जो है, कुछ कैटल्स हैं, उनका ग्रेजिंग सेंचुरी में अलाउ होगा और प्रोहिबिट होगा नेशनल पार्क में। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है नेशनल पार्क कैन बी क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज वेयर एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट प्राइमरली फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर स्पीशीज। तो मतलब नेशनल पार्क से टाइगर के लिए ये, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी के लिए भी हो सकता है। इज दिस ट्रू? यहां जो हमें पूछा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। ओके, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन सा है यहाँ पे? केवल बी, ये इनकरेक्ट है। अब सी, ये वर्ड अगर आपने पढ़ा नहीं होता कि ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है, तो आपने क्विकली यहाँ पे 1 ओनली मार्क कर देना था, बट यहाँ पूछा था इनकरेक्ट, तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट क्या है, तो आंसर होगा दिस बी, मतलब 2 ओनली। ओके, सो अगेन वेरी वेरी केयरफुल, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेरीन अपवेलिंग। ये जो मैरी टाइम है ना, ये फेवरेट है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी अंक्लॉज वगैरह का भी हाईलाइट किया था, मेंशन किया था। मेरीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ जो बात है वो मेरीन अपवेलिंग की है। क्लाइमेट चेंज वैसे भी हो रहा है, ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है। पहला सवाल, पहला स्टेटमेंट है अपवेलिंग। अपवेलिंग जनरेट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फर्टाइल इकोसिस्टम। अपवेलिंग, जैसे समुद्र का पानी होता है, नीचे का पानी ऊपर आ रहा है, दैट इज अपवेलिंग, सतह पे आ रहा है, तो इससे मोस्ट फर्टाइल इकोसिस्टम होते हैं। अपवेलिंग अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ एनिमल लाइफ इन द ओशन। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको रिवर्स देखो। अपवेलिंग से क्या अफेक्ट नहीं होगी एनिमल लाइफ? अब जब पानी इधर उधर हो रहा है तो अफेक्ट तो होगी ना, तो ये तो करेक्ट होना ही होना है। इट प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ सी फॉग इन सम एरिया, जैसे ग्रैंड बैंक है, डोवर बैंक है, या स्ट्रीम्स भी मिक्स हो रही है। और यहाँ एक और वर्ड लिखा है सम एरियाज, तो जहां ऐसे कीवर्ड्स आते हैं ना, सम, कैन, कुड, माइट, दे टेल्स पॉसिबिलिटी, मतलब अगर एक भी जगह अफेक्ट हो रहा होगा ना तो वो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट को गलत करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो द राइट आंसर हियर इज अगेन डी, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ओके, और यहां पूछा था करेक्ट क्या है। तो प्रश्न अगर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ोगे, एक एक शब्द को पढ़ोगे और उसके हिसाब से ऑप्शंस देखोगे ना, तो आपकी इनएक्यूरेसी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। अब जैसे ये सवाल है,
ऐसे वन लाइनर्स आते हैं कि इनमें से कौन सी आर्टिफिशियल लेक है। लेक्स तो वैसे तो सारी लेक्स शॉर्ट लिव्ड होती है, कुछ लेक्स होती है जो क्लाइमेट नेचर ने बनाई है, जैसे टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना, या फिर ग्लेशियल लेक है, या फिर सी कोस्ट में बना है कोई लेक, और दूसरी होती है आर्टिफिशियल, मतलब जो मैन मेड है। तो आपको बताना है इनमें से आर्टिफिशियल लेक में मैन मेड लेक कौन सी है। कोडाईकनाल, कोलेरू, नैनीताल, रेणुका। अब आप इसका लोकेशन देखो, रेणुका कहाँ है, हिमाचल है। हिमाचल मतलब हिमालयज है, माउंटेन्स है, टेक्टोनिक एक्टिविटी है, ग्लेशियर है। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज अ नेचुरल लेक, आर्टिफिशियल लेक नहीं होगी। सेम इज विद उत्तराखंड, उत्तराखंड में नैनीताल है, ये आर्टिफिशियल नहीं होगी। कोलेरू, कोलेरू कहाँ है, कोलेरू तो डेल्टा बन रहा है, डेल्टा बन रहा है मतलब ये कोस्टल एरिया के आसपास कहीं होगा। दिस इज नॉट अ आर्टिफिशियल लेक, सो द राइट आंसर इज ए। व्हाट आई मेंट टू से इज कि हमें जो आता है ना सब इम्प्लीमेंट करो, उसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब उस सवाल में लगाओ और ट्राई टू एलिमिनेट कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये जो कुछ 5-10 सवाल है ना वो इस तरीके से सॉल्व होते हैं हर पेपर में। तो आर्टिफिशियल लेक है कोडाईकनाल तमिलनाडु में, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। द आर्टिफिशियल लेक इज दिस ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार। अब अंडमान निकोबार जो है ना ये फेवरेट है, हर साल ज्योग्राफी में कुछ ना कुछ अंडमान निकोबार से आया है, कभी 10 डिग्री चैनल, कभी लोकेशन, कभी ट्राइब, कभी फ्लोरा, कभी फोना। दे विल आस्क समथिंग फ्रॉम दिस अंडमान निकोबार बिकॉज दिस इज स्ट्रैटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आइलैंड्स पूछे तो जैसे इंडोनेशिया है, हमें पता है पहले सुमात्रा है, फिर जावा आता है, फिर ऐसा है। तो इंडोनेशिया में ये आइलैंड तो सबसे पहले होना चाहिए। अब ये ग्रेट निकोबार पूछा है, मतलब नीचे की तरफ है, ये अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे है। तो द आंसर हियर इज दिस ए, सुमात्रा। दिस इज ज्योग्राफी। ओके, सो इस टाइप के सवाल आते हैं ज्योग्राफी में। अब हिस्ट्री में आते हैं। विद रेफरेंस टू रॉलेट सत्याग्रह, जिससे अभी जलियांवाला बाग में भी रिवैम्प हुआ है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रॉलेट सत्याग्रह, ना वकील, ना दलील, ना अपील। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। पहला, रॉलेट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमिटी। एक सेडिशन कमिटी बनी, उसने रिकमेंडेशन दिया और रॉलेट एक्ट आ गया। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने ट्राई किया टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। होम रूल लीग को गांधी जी ने यहाँ पे यूटिलाइज करने की कोशिश की। होम रूल लीग इससे पहले ही हो रहा था। अब हिस्ट्री में ना हमें टाइम फ्रेम पता होना चाहिए, जैसे रॉलेट सत्याग्रह हुआ 1919 के आसपास हुआ होगा, होम रूल लीग पहले हुआ होगा, एनी बेसेंट वगैरह। डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद रॉलेट एक्ट। अब ये तो पता है साइमन कमीशन है वो 1919 एक्ट की स्टडी के लिए आया था, तो ये इस टाइम पे तो नहीं होगा, ये 1927 में आया था। तो 3 इज रॉन्ग, 3 इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, और द राइट आंसर हियर इज दिस 1 and 2। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, और जो थर्ड है ये रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज। जो मॉडर्न इंडिया है ना ये सबसे हाई इल्डिंग होता है और एक्यूरेसी सबसे अच्छी आती है हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया। क्योंकि ये सेक्शन जो सिलेबस वीडियो उसमें देखा था ना, अलग से लिखा हुआ है मॉडर्न स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल, और अभी आज़ादी का 75 महोत्सव भी है। तो वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी क्या था, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। अब ब्रिटिशर्स तो यहाँ पे लूटने आए थे, वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट को भला क्यों प्रमोट करेंगे, एक्सपोर्ट होगा तो उससे तो हमारा फायदा होगा ना, ब्रिटिश ऐसा कभी नहीं करेंगे, तो ये तो होगा नहीं। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्री, इससे भी हमें फायदा हो रहा है, तो ब्रिटिश ऐसा क्यों करेंगे, ये भी नहीं होगा। रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, यहाँ एक वर्ड लिखा है रैपिड, कई बार ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको जैसे स्टेडी लिखा हुआ है, या फिर रैपिड लिखा हुआ है, क्विकली लिखा हुआ है, रीसेंट लिखा हुआ है। ये ना वर्ड पूरे जो सेंटेंस है, ऑप्शन है, उसका नेचर चेंज कर देता है। अर्बन पॉपुलेशन बढ़ा होगा बट रैपिड इंक्रीज तो नहीं हुआ था, दिस इज फॉर श्योर। कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, नाउ दिस इज फॉर ब्रिटिशर्स इंटरेस्ट, उन्होंने टी कमर्शलाइज किया, इंडिगो कमर्शलाइज किया, जूट कमर्शलाइज किया, सो द राइट आंसर इज सी। ओके, Who among the following wars were associated with the introduction of the Rayotwari settlement in India during the British rule? अब ये जो वर्ड associated है ना, मतलब जुड़ा हुआ है, associated, कुछ ना कुछ उससे लिंक किया होगा तो वो भी इंक्लूड कर लिया जाएगा associated में। लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। आप बताओ। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये तो हमें पता है परमानेंट सेटलमेंट में आया था, तो रेयतवारी तो है नहीं। ये जो 3 है ना, महलवारी, रेयतवारी और दिस परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी,
तो ये जो चीज़ है ना, ये इससे हर साल सवाल आए हैं कुछ ना कुछ इन तीनों में से, कि इनका एरिया क्या है, इंट्रोड्यूस किसने किया है, क्या प्रोविजंस थे एटसेट्रा, कि कितना पोर्शन ब्रिटिशर्स लेने हैं, कितना फार्मर्स और इनके लिए छोड़ा जाता है। तो ये तीनों टर्म्स बड़े अच्छे से पता होने चाहिए। यह आंसर क्या होगा? तो पहला तो नहीं है, रॉन्ग है, तो बचा 2 एंड 3। सो दिस इज अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ था बताइए? ये मूवमेंट था अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार। ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स है ना, ये भी इनके जोन्स हमें पता होना चाहिए कि ये वेस्टर्न इंडिया के हैं, सेंट्रल इंडिया के हैं, या फिर बंगाल इस साइड के हैं, नॉर्थर्न इंडिया के हैं। ओके, तो सत्यशोधक समाज बिहार का नहीं है। टेम्पल एंट्री मूवमेंट गुजरात में, टेम्पल एंट्री तो एक साउथ में हुआ था, गुजरात का नहीं है ये। पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब, ये भी नहीं है, बिकॉज यहाँ तो समाज का सत्यशोधक हो रहा है। तो दिस इज अबाउट एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। सो द राइट आंसर इज सी। ओके, देन फिर ये एक ऐसे सवाल आता है, द कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932 वाज अपोज्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला स्टेटमेंट दिया कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल 1932 में आई थी, उसको अपोज किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इंडिया का इंटरेस्ट ही डिफेंड करेगी ना, तो वो इसको अपोज करेगी, लॉजिक सी बात है, बिकॉज कम्युनल अवार्ड तो इंडिया को डिवाइड कर रहा था। अवार्ड अलॉटेड माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ रिजर्व नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ब्रिटिशर्स यही चाहते थे कि जो माइनॉरिटी है उसका एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना दो। इससे क्या होगा? डिवाइड हो जाएंगे, जैसे बंगाल का डिवीजन भी इसीलिए हुआ था, डिवाइड करो, डिवाइड एंड रूल। तो यहां पूछा है कि ये जो है क्या ये ट्रू है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। बट पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा नीदर वन नॉर टू। ओके, अब आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में भी आप देखना, टर्मिनोलॉजीज आपको पता है, तो इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी? आरबीआई का बहुत सारा मैंडेट होता है, तो आरबीआई से हर साल एक सवाल आया है, हर साल आरबीआई से एक प्रश्न बनता ही है। तो आरबीआई का एक मैंडेट ये भी है कि जो इंडियन रुपी है, फॉरेन करेंसी है, उसको एडजस्ट करना, कि कुछ उसमें ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, मैनिपुलेशन हो रहा है, तो आरबीआई इंटरवीन करती है। तो क्या मेजर ले सकती है ताकि इंडियन रुपी का स्लाइड हो रहा है, मतलब इंडियन रुपी वीक हो रहा है, उसको स्टॉप करे? कैसे करेगी आरबीआई? हमें इंडियन रुपी को स्ट्रांग करना है। इंडियन रुपी स्ट्रांग तब होगा जब रुपी की डिमांड बढ़ेगी, अवेलेबिलिटी कम होगी, डिमांड बढ़ेगी। और जो फॉरेन करेंसी है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ा दो, डॉलर इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे डॉलर के लिए। तो डॉलर को बढ़ाते हैं, फॉरेन करेंसी को, और इंडियन रुपी की अवेलेबिलिटी श्रिंक कर देते हैं। कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट प्रमोट करेंगे, मतलब बाहर अपन सामान बेचेंगे, मतलब बाहर से पैसा कमाएंगे, डॉलर आएगा, तो ये तो अच्छी बात है। यहाँ क्या पूछा है? नॉट द मोस्ट लाइकली, तो ये तो लाइकली है। एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स। अब मसाला बॉन्ड्स अगर रुपी डिनोमिनेटेड है, मतलब डॉलर को हमने बाईपास कर दिया, तो डॉलर का जरूरत नहीं है, रुपी डिमांड बढ़ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो गुड, तो ये भी मोस्ट लाइकली होगा। यहाँ पूछा है नॉट। ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग। बाहर से हम पैसा बोरो कर लेते हैं, पैसा बोरो किस में करेंगे? डॉलर आएंगे, तो बाहर से डॉलर आएंगे, मतलब डॉलर की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, तो रुपी जो है वो वीकन नहीं होगा, स्ट्रांग होगा, तो दिस इज ऑल्सो गुड। तो ये भी गुड है, ये भी गुड है, ये भी गुड है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को बोला जाता है डोविश, मतलब इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रुपी करा दिया। अगर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रुपी करा देंगे तो रुपी तो वैसे ही वीक है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई तो और ज्यादा वो वीक हो जाएगा, तो ये स्टेप कभी नहीं होगा। तो द राइट आंसर इज, बिकॉज नॉट पूछा था तो डी इज द राइट आंसर। अब ये बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेट गवर्नमेंट रेजेस देयर ओन फंड्स लार्जली थ्रू टैक्सेस ऑन लिकर, प्रॉपर्टी, रोड एंड व्हीकल्स। तो ये जो चीजें है ना, जैसे हमने कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ा वगैरह, स्टेट लिस्ट, इन सब पे टैक्स ना सरकार, राज्य सरकार जनरेट कर लेती है। तभी आप देखो दारू हर राज्य में डिफरेंट होती है। इसका बड़ा आसान तरीका है, जिसकी कीमत अलग अलग राज्य में अलग अलग हो रही है, मतलब वो स्टेट सब्जेक्ट है। दारू दिल्ली में अलग बिकती है, गुड़गांव में अलग बिकती है, तो मतलब स्टेट सब्जेक्ट है। प्रॉपर्टी स्टेट सब्जेक्ट है। रोड्स एंड व्हीकल्स आप देखो, दिल्ली में सस्ता मिलता है, नोएडा चले जाओ महंगा हो जाता है, तो मतलब ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो दिस इज ट्रू। उत्तर प्रदेश विच इज लार्जेस्ट पॉपुलेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहां तक तो ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है,
ओके, बट व्हाट अबाउट महाराष्ट्र, व्हाट अबाउट तमिलनाडु, व्हाट अबाउट गुजरात? ये तो बड़े हैवी वेट्स हैं। तो उत्तर प्रदेश कहाँ स्टैंड करेगा? लॉजिकली दिस शुड नॉट बी द राइट आंसर, और ये नहीं है। सो द राइट आंसर इज ए ओनली। ये गलत है। हाई शायद महाराष्ट्र गुजरात है, उत्तर प्रदेश तो नहीं है। सो करेक्ट इज दिस ओनली। ओके, अब नेक्स्ट है, जीडीपी मेजर्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ बोथ इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमी में टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, और ये सवाल इजी होते हैं, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। या इंटरमीडिएट कहाँ से आ गया? ये तो फाइनल गुड्स होता है। जीडीपी ऑल्सो मेजर्स द इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमी। अगर जीडीपी ऐसा करने लग जाए तो जीडीपी का क्रिटिसिज्म ही बंद हो जाए। जीडीपी का क्रिटिसिज्म इसी बात पे होता है कि वो नंबर्स बताता है, इनइक्वालिटी को नहीं बताता। तो द राइट आंसर हियर इज, करेक्ट पूछा है, क्या होगा? डी। दोनों गलत है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स? अगेन टर्मिनोलॉजी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इशू करेगा, किसको करेगा? ओवरसीज इन्वेस्टर्स को, who want to be part of the Indian stock market without registering themselves directly। अब बाहर से कोई इन्वेस्टर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, बट वो रजिस्टर नहीं करना चाहता सेबी को, तो उसके लिए क्या टूल रहेगा? उसके लिए ये टूल रहेगा कि जो रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईआईज है, वो इनको फॉरेन इन्वेस्टर्स जो बिना रजिस्ट्रेशन के इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको इशू करेंगे पार्टिसिपेटरी नोट्स। इसी को बोला जाता है दिस पार्टिसिपेटरी नोट्स। सेबी इसको इतना पसंद नहीं करती बिकॉज इस पे रेगुलेशन नहीं कर पाती सेबी प्रॉपरली। पार्टिसिपेटरी नोट्स। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया? सारे एटीएम्स इन इंडिया को क्या लिंक करता है? ये फेवरेट टॉपिक है। इसका जो सही जवाब है ना, इससे हर साल सवाल आए, बिकॉज हम डिजिटाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम्स, डिजिटल मनी, यूपीआई, एटीएम्स, जिससे अभी ई रुपए आया है, वो भी काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, आना चाहिए सवाल उससे। तो ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम करता है दिस नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। ओके, तो ये तो थे अपने दिस इकोनॉमी के सवाल। अब हम क्विकली देखते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में ना हम हर चीज़ इंक्लूड कर लेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिसलेनियस वगैरह। अगर आप इफ़ यू आस्क मी, तो सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेसी होती है ना, ये ऊपर वाले सेक्शन में होती है। करंट अफेयर्स में इतनी एक्यूरेसी होती नहीं है, और इतना हाई यील्डिंग भी नहीं होता है। बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता है। ओके, ऑपरेशन मेरी सहेली इज रिलेटेड टू व्हाट? अब बहुत सारे स्कीम्स आए हैं, ऑपरेशंस आए हैं कोविड-19 के बैकड्रॉप में, तो वैसे ही एक सवाल है, ऑपरेशन मेरी सहेली इज रिलेटेड टू व्हाट? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए है? क्या ये प्रिवेंट करेगा इलीगल एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन? सिक्योरिटी ऑफ विमेन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन्स के लिए है? रिड्यूसिंग जेंडर गैप इन वर्कफोर्स के लिए? तो आप बताओ यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ सहेली वर्ड लिखा है, मतलब दिस हैज टू बी समथिंग टू डू विद विमेन। ओके, सहेली तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ कोविड-19 तो मतलब नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट ट्रू। इलीगल एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन, तो वहाँ सहेली क्यों वर्ड यूज किया है? ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, ये भी नहीं होगा। जेंडर गैप इन वर्कफोर्स हो सकता है, और सहेली का मतलब होता है फ्रेंड। फ्रेंड मतलब वो कुछ ऐसी चीज होगी जो प्रोटेक्ट कर रहा है, सिक्योर कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, तो सी ज्यादा करेक्ट आंसर इसमें होना चाहिए। तो इस टाइप का ना लॉजिक लगाना भी आना चाहिए, इसको तिकड़म बोलते हैं, कि ऐसे नहीं तो वैसे, कॉमन सेंस वगैरह से शब्दों के मीनिंग में जाके यू विल हैव टू थिंक टू एलिमिनेट। तो द राइट आंसर इज दिस, सिक्योरिटी ऑफ विमेन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन्स। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसकी सारी स्कीम्स हैं, उसके हिंदी मीनिंग जो होते हैं ना शब्दों के, वो उस स्कीम को भी बताते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है, मेरी सहेली। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विटामिन डी। विटामिन डी फैट सोल्यूबल विटामिन है, बिल्कुल है। इट इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द स्किन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यहाँ जब भी ऐसे वर्ड आते हैं ना, ओनली, ये एक्सट्रीम सेंटेंसेस होते हैं। तो क्या विटामिन डी तभी बनेगा जब सनलाइट फॉल होगा स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी में? जरूरी नहीं है, दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। Vitamin D deficiency can cause rickets in children. Now this is true. So the right answer here is C. ये सही है, ये सही है, ये गलत है। ओके, एमिशन गैप रिपोर्ट 2020 रिसेंटली न्यूज में है। ये जो रिपोर्ट्स है ना, डेटा इंडाइसेस, हर साल सवाल आए। तो एमिशन गैप रिपोर्ट 2020 अभी न्यूज में है। कौन सी बॉडी इसको रिलीज करती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऐसे काम काफी करता है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, या एनवायरनमेंट ही लिखा हुआ है। जर्मन वॉच यूजुअली ये काम नहीं करेगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर भी
नहीं, एमिशन गैप पे वो नहीं आएगा, एमिशन गैप। द राइट आंसर इज दिस यूएनईपी। ओके, यूएनईपी, एमिशन गैप रिपोर्ट 2020। अब ये सवाल देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 1967 आउटर स्पेस ट्रीटी। ये एक ट्रीटी है 1967 की है, आउटर स्पेस की है, अंतरिक्ष। द ट्रीटी फॉरबिड, स्टॉप करती है कंट्री को फ्रॉम डिप्लॉइंग न्यूक्लियर वेपन्स इन आउटर स्पेस। तो ये तो लॉजिकल चीज है, न्यूक्लियर वेपन अगर स्पेस में जाएंगे तो बहुत बड़ा थ्रेट है, तो ट्रीटी को इसको स्टॉप करने की कोशिश करना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन हम स्पेस में नहीं भेजें। द ट्रीटी प्रोहिबिट्स द लॉन्चिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स थ्रू space. According to treaty, no nation may claim sovereignty of outer space or any celestial body. Now this is also logical कि जो स्पेस है ये ग्लोबल कॉमन है, तो कोई एक पर्टिकुलर कंट्री उस पर सोवेरेनिटी क्लेम नहीं कर पाएगा, ये लॉजिकल है। तो 3 हैज टू बी देयर, मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब अपने पास ये 2 ऑप्शन बचे, या तो सी होगा या डी होगा। ओके, अब बिकॉज 1-1 यहाँ पर है, मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, 2 के ऊपर हमें डिसाइड करना है। तो ट्रीटी प्रोहिबिट कर रही है लॉन्चिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स थ्रू स्पेस, नहीं, ये आउटर स्पेस का इसको स्टॉप नहीं करती है, बैलिस्टिक मिसाइल के लिए ये नहीं है। सो द राइट आंसर इज दिस 1 and 3, बैलिस्टिक मिसाइल और एक क्रूज मिसाइल, इन दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। सो द राइट आंसर हियर इज दिस सी। अब ये बताइए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। सब G20 के मेंबर्स हैं। जैसे G7 काफी न्यूज में देखते हैं, G7 में केवल एडवांस्ड कंट्रीज हैं इकोनॉमी की, बट वो 1945-50 का क्राइटेरिया है, तो G7 इररेलेवेंट है। उससे बेटर है G20, और इसलिए भी बेटर है बिकॉज G7 में हम नहीं है, इंडिया G20 में है, तो G20 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अर्जेंटीना मैक्स, अब G20 क्या है, ग्रुप ऑफ वो इकोनॉमी है जो इकोनॉमिकली साउंड है। अर्जेंटीना, मैक्सिको, सदर्न अफ्रीका, टर्की, है ना। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड तो होगा नहीं, छोटा सा इकोनॉमी है इसका, कुछ ज़्यादा इतना स्ट्रेंथ इकोनॉमिक माइट नहीं है, तो न्यूजीलैंड तो होगा नहीं, रॉन्ग। ब्राज़ील, ईरान तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर इसमें नहीं है, ऑल्दो सिंगापुर इज डूइंग वेल बट इट्स नॉट दैट ह्यूज, तो G20 में नहीं है। सो द राइट आंसर हियर इज दिस ए। ओके, सो दिस कंप्लीट्स अवर 25 क्वेश्चंस इन 25 मिनट। नाउ टेल मी योर स्कोर। ओके, तो इस तरीके से अगले 30 दिन हम डेली ऐसे 25 MCQs करने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।